दोस्तों, हमारे 2 सितंबर 2021 को बच्चे और बचपन का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है विभाग द्वारा। तो मैं आपके लिए बच्चे और बचपन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। आगे हमारा पहला प्रश्न है, बचपन में बालक पसंद करता है। बचपन में बालक क्या पसंद करता है? ऑप्शन देखकर आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कहानियाँ पढ़ना। क्या पसंद करते हैं बालक? बचपन में कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मित्रता सदैव ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो व्यक्ति कैसा हो? कदाचारी, स्वार्थी और व्यभिचारी जैसे व्यक्तियों से कभी मित्रता न करके हमें सदाचारी व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3 है, बाल छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वह हैं। तो इसमें हमारे उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि माता पिता, संगति, परिवार, इन सभी अवयवों का बाल छवि निर्माण में प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों की छवि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारे उत्तर होगा कि बच्चे तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं, बच्चे अपने आसपास के परिवेश से स्वयं सीखते हैं, बच्चे निडर होते हैं। तो इसका ऑप्शन दे सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 5, बालक की देह छोटी है लेकिन उसकी आत्मा। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बालक की देह तो छोटी है लेकिन आत्मा पावन, महान और संपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी बात उचित है? इनमें से हम पढ़ सकते हैं ऑप्शन, बच्चों को बात बात पर मना करना, डांटना, फटकारना, ये बात कभी भी उचित नहीं हो सकती। चीज़ों को जानने समझने से बच्चों को रोकना, ये भी नहीं है। बच्चों को अनुभव करने देना और उनको स्वयं कुछ सीखने देना, ये आंसर सही है, ये उचित बात है। बच्चों को अनुभव करने देना चाहिए, उनको स्वयं कुछ करके सीखने देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन दे तो ऑब्वियसली गलत ही है। दूसरों के सामने बच्चों को अपमानित करना, ये तो हमें कदापि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, गिजुभाई बदेगा अत्यधिक प्रभावित थे। गिजुभाई बदेगा मैडम मौर्य मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न नंबर 8, दिवा स्वप्न पुस्तक का लेखक हैं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजुभाई बदेगा हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा नामक महत्वपूर्ण कृति किसकी है? तो इसमें भी उत्तर होगा गिजुभाई बदेगा। हर बालक में विद्यमान है। हर बालक में विद्यमान है, इसका ऑप्शन नंबर से होगा अपना अभिलाषा, जो कि सही उत्तर है, क्योंकि हर बच्चे में सीखने की अभिलाषा, जानने की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, बच्चों में होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिए हैं, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। तो बच्चे में हर तरह से विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए और भावनात्मक विकास भी। अगला प्रश्न, जॉन होल्ट का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1923 को जॉन होल्ट का जन्म हुआ, ये उत्तर है इसका फैक्ट। प्रसिद्ध शिक्षाविद एस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एस नील, जिनका पूरा नाम एदरलैंड स्विट्जरलैंड नील है, उन्होंने शिक्षा का लक्ष्य बताया है मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना। उन्होंने किसी भी प्रकार से किताबी पढ़ाई या बच्चों को बड़ा करना शिक्षा का लक्ष्य नहीं बताया है। मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र के विकास को ही उन्होंने शिक्षा का लक्ष्य माना है। अगला प्रश्न नंबर 14, समरहिल स्कूल की स्थापना की। समरहिल स्कूल की स्थापना अलेक्जेंडर सुदरलैंड नील ने की, इसका ऑप्शन से सही होगा। प्रश्न नंबर 15, वर्तमान में अधिकांश बच्चे उपेक्षित हैं, जिसका कारण है? गरीबी के कारण भी बच्चे समाज में आजकल उपेक्षित हैं। सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव है, जिसके चलते भी बालक उपेक्षित हैं। धनी घरों में अति सावधानी रखी जाती है, बालक पर अत्यधिक गौर किया जाता है, उन पर अत्यधिक पाबंदियां लगी होती हैं, इस कारण भी बच्चे उपेक्षित हैं। इसका ऑप्शन दे सही होगा, उपयुक्त सभी कारणों से। युवा अधिकारों के जनक हैं जॉन होल्ट, इसका उत्तर दे सही होगा, युवा अधिकारों के जनक जॉन होल्ट। विकल्पात्मक प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। आगे प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक। प्रश्न नंबर 1, अभावग्रस्त बालक की क्या खूबी है? वह कैसे ही न कैसे अपना मार्ग बना लेता है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, यही अभावग्रस्त बालकों की खूबी है। प्रश्न नंबर 2, बचपन में बालक कहाँ घूमता है? इसका उत्तर होगा, बचपन में बालक कल्पना के संसार में घूमता है और अपने कल्पना बुनता है, अपने नए सपने बुनता है, और वह बड़े होने पर क्या बनना चाहता है इस पर भी विचार करता है। बालक के कल्पनाएं परिवर्तनशील होती हैं, वह समय समय पर अपनी कल्पनाओं में चेंजेस लाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, बचपन में बालक पर क्या
प्रयास करता है? बचपन में बालक क्या प्रयास करता है? इसका उत्तर होगा कठिन स्थितियों में भी संघर्ष कर बड़ों के सामने अपने को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता है। बालक कठिन स्थितियों से जूझ कर अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को सक्षम सिद्ध करने के लिए प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 4, वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में किस प्रकार की छवि विकसित हो जाती है? वात्सल्य का जब बालक को नसीब नहीं होता है तब बालक अंतर्मुखी छवि का बन जाता है। इसके विपरीत बहिर्मुखी छवि के भी बालक होते हैं जो समाज में घुल मिल कर अपने साथी विद्यार्थियों व अध्यापकों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। बहिर्मुखी बालक। बचपन के अनुभव किससे बनते हैं? बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंत्यक्रिया के माध्यम से बनते हैं। प्रश्न नंबर 6, विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे किस स्वभाव को नहीं छोड़ पाते? विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करने, कल्पनाएं करने, खेलने व हर परिस्थिति में आनंद लेने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वे ये सब प्रकृतियाँ बालकों के स्वाभाविक होती है। बालकों में स्वाभाविक जन्मजात गुण होते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में किन किन गुणों का विकास होता है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़े होने से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो बड़प्पन भी आ जाता है। ये एक तरह से गलत बात है और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा भी दर्शाता है। इसी प्रकार घर के बड़े सदस्यों का भय बच्चे को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए बाधित करता है। वे खुलकर कुछ नहीं कह पाता है कि वे क्यों गलत हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों में अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 8, बच्चों को पढ़ने से नाता कौन जोड़ता है? शिक्षक तथा बच्चे के बीच किस प्रकार का नाता होना जरूरी है? इसका उत्तर होगा प्यार, भरोसा और आत्मीयता बच्चों को पढ़ने से नाता जोड़ता है। शिक्षक का स्नेहिल व्यवहार बच्चों के लिए सब कुछ सहज बना देता है। जटिल और निरस लगने वाला विषय भी बच्चे के लिए सरस बन जाता है। इसलिए शिक्षक तथा बच्चे के बीच प्यार भरा नाता होना चाहिए। प्यार भरा व्यवहार शिक्षक और बच्चों को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न 9, बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है? तो इसमें बच्चों की प्रकृति कई प्रकार की बताई गई है। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी, जिज्ञासु होते हैं, तो कहीं भोले भाले, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण, चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूडी, तार्किक और मनमोजी आदि हो सकते हैं। अपंग बच्चे को किस प्रकार का सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए? अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। अपंग बच्चों का उपहास करना या नकल उतारना अक्षम व्यक्तियों का ज़रूरतों एवं भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता को प्रतिबंधित करता है। इसका विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपंग बच्चों के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 11, एक अपंग व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपने को कब और कैसे समर्थ समझता है? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, एक अपंग व्यक्ति कड़ी मेहनत और पक्की लगन द्वारा तथा परिवार की ओर से मिलने वाली सहायता, समर्थन और प्रोत्साहन से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ समझता है। उदाहरण के लिए सुधा चंद्रन एक महिला हैं जिनका पैर कटा हुआ है, फिर भी उन्होंने अपने समाज, परिवार की सहायता और प्रोत्साहन के चलते और अपनी जिद जुनून के चलते कृत्रिम पैर से सारे शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन जारी रखा और इसमें श्रेष्ठता हासिल की। जुनून तो इनके अंदर खुद पैदा हो सकता है, लेकिन समाज का प्रोत्साहन, परिवार का समर्थन इनको और शक्ति दे सकता है। अगला प्रश्न नंबर 12, किसी व्यक्ति को सामाजिक भावनात्मक समस्या है या नहीं जानने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर होगा, सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का क्षेत्र है व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव। माँ के स्पर्श के उत्तर में किसी शिशु का मुस्कुराना भावनात्मक प्रदर्शन है। किसी बच्चे का खेल में अपने साथी पर हमला करना, ये सभी सामाजिक भावनात्मक विकास के परिचायक हैं। गिज्जू भाई बदेका के प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, ये अगला क्वेश्चन है। गिज्जू भाई बदेका के प्रमुख रचनाएं हैं दीवा स्वप्न, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो, बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। अगला प्रश्न नंबर 14 जो DLED 2015 के एग्ज़ाम में आ चुका है, मूंछों वाली माँ के नाम से कौन सा शिक्षाविद प्रसिद्ध है?
तो इसका उत्तर होगा मूंछों वाली माँ के नाम से गिज्जू भाई बडेगा भारतीय शिक्षाविद प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 15, गिज्जू भाई क्या नहीं चाहते थे? वे नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो, बालकों पर बड़ों के हर फैसले थोपे जाए। ये गिज्जू भाई बडेगा की सोच के विपरीत थे। अगला प्रश्न 16, सच्चा प्रेम क्या है? हम बच्चों को रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए ज़रूरी अनुकूलताएं बनाए रखें, यही बालकों के लिए सच्चा प्रेम। गिज्जू भाई द्वारा स्थापित विद्यालय किस नाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर होगा बाल मंदिर के नाम से। अगला प्रश्न नंबर 18, गिज्जू भाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है गुजरात के भावनगर नामक स्थान में, गुजरात के भावनगर नामक ज़िले में 15 नवंबर 1885 को गिज्जू भाई बडेगा का जन्म होता है। आयु के बढ़ने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? अगला प्रश्न है। आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। प्रश्न नंबर 20, गिज्जू भाई बडेगा ने अपनी कितनी किताबें लिखी? इसका उत्तर होगा गिज्जू भाई ने करीब 300 किताबें लिखी। प्रश्न नंबर 21, घर का या आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए तथा इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर होगा हमें घर का व आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। इसका बालक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे स्वतः सत्यवादी और ईमानदार बन जाते हैं। एस नील किसके पक्षधर थे और किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास रखते थे? एस नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखने वाले थे। प्रश्न नंबर 23 है, बच्चों की खुशी के संबंध में नील का क्या विश्वास था? नील का विश्वास था कि बच्चे की खुशी बच्चे के बड़े होने में उसके निर्णय को अहम स्थान मिलने से होती है। बच्चे के बड़े होने में उस बच्चे के खुद के निर्णय को अहम स्थान मिले, इसी में बच्चा खुश होता है। अगला प्रश्न नंबर 24, नील किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे? इसका उत्तर होगा नील ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जिसमें बच्चों को स्कूल के अनुरूप ढालने के बदले स्कूल को ही बच्चों के अनुरूप बनाया जाए। जहाँ बच्चे फिट न किया जाए, स्कूल को उनको फिट किया जाए, स्कूल उनको फिट हो। अगला प्रश्न 25, नील के अनुसार समरहिल स्कूल की स्थापना के लिए किसकी ज़रूरत थी? नील के अनुसार समरहिल स्कूल की स्थापना के लिए इस सोच की ज़रूरत थी कि ये विश्वास किया जाए कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, नील पारंपरिक सामान्य स्कूलों को गलत क्यों मानते थे? उत्तर होगा नील सामान्य स्कूलों को गलत इसलिए मानते थे क्योंकि उन पुरानी स्कूलों में इस धारणा पर आधारित था कि बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे कैसे सीखना चाहिए। उनके अनुसार ये धारणा इस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान तो जन्मा ही नहीं था। क्योंकि नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे और उनका ये विश्वास था कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है, इसलिए उनके विचार में ये बातें गलत थी। अगला प्रश्न नंबर 27, नील की दृष्टि में बच्चा स्वाभाविक रूप से कैसा होता है? इसका उत्तर होगा नील की दृष्टि में बच्चा स्वाभाविक रूप से ही विवेकशील और यथार्थवादी होता है। अलेक्जेंडर सुदरलैंड नील के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम था समरहिल स्कूल। अगला प्रश्न 29 नंबर, समरहिल की स्कूल की कौन सी कमी की प्राय लोग आलोचना करते थे? समरहिल की मनमर्जी का स्कूल कहा जाता था क्योंकि वहां पर बच्चों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई। अगला प्रश्न नंबर 30, एस नील की धारणा बच्चे कैसे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आज़ादी हो को समझाइए। इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं उत्तर को, एस नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आज़ादी। उन्होंने कहा कि बचपन के दौरान आज़ादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे मनोविकारों से ग्रसित हो जाते हैं। बचपन अर्थात शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था तक के काल में बालक एक गिल्ली मिट्टी की भांति होता है जिसे कोरी स्लेट की संज्ञा भी दी जाती है। इस में यदि इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो वे घोर निराशा के अंधकार में जा सकते हैं। अतएव बालक की जो भी योग्यता व क्षमता तथा रुचि हो उसे उसी के अनुरूप रहने दिया जाना चाहिए। जॉन हॉल्ट की लोकप्रिय पुस्तकों के नाम बताइए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जॉन हॉल्ट ने 2 पुस्तकें लिखी जो अति लोकप्रिय हैं जिनका नाम है बच्चे असफल कैसे होते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32, जॉन हॉल्ट का बच्चों के सीखने से क्या संबंध में क्या अनुभव था? जॉन हॉल्ट का अनुभव था कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीखते हैं, जैसे उनका उत्तर देने में शिक्षक का भय, शिक्षक व साथियों द्वारा हंसी उड़ाने का डर, ज़्यादा अच्छा न होने का डर आदि बच्चों के सीखने के संबंध में जॉन हॉल्ट के विचार हैं।
अगला प्रश्न नंबर 33, जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा क्या है? इसका उत्तर होगा जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा ये था कि बच्चों को वह चीज़ पढ़नी पड़ती थी या वह विषय पढ़ना पड़ते थे जिनमें उनकी रुचि ही नहीं होती थी। अगला प्रश्न नंबर 34 है, बच्चों का अनुभव किस बात पर निर्भर करता है या बच्चों के बचपन के संदर्भ में विविधता किन कारणों से दिखाई देती है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बचपन का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा लड़का या लड़की है, बच्चा किस धर्म का है, बच्चा किस जाति व समुदाय का है, बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार एकल हैं या संयुक्त हैं आदि। इन सब के कारण भी बच्चे के बचपन के संदर्भों में विविधता दिखाई देती है। तो ये आज के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट और छोटे छोटे क्वेश्चन थे। शायद ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों का पिटारा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से मटेरियल का कौन से कंटेंट से रिलेटेड सामग्री चाहिए, और ऐसे ही हम आगे की सभी इकाइयों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये बच्चे और बचपन की पहली इकाई से जुड़े कुछ छोटे प्रश्न थे जो आपको बड़े प्रश्न भी हल करने में मददगार होंगे। इसी वीडियो ऐसे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ, BSTC फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी 2 तारीख को एग्ज़ाम देने में अच्छा पेपर पास करने में मदद हो।